तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं लेकर के एक बढ़िया सा टॉपिक, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी देखिए, इससे पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन आप उसी में से एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने जिसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इसे थोड़ा देखेंगे। आज पूरा डिस्कशन इसी का होगा, बाकी के सारे टॉपिक तो हम लोग देख चुके हैं, और जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा, पड़े होंगे बहुत सारे वीडियो। ठीक है भाई, तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, जब हमारे सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो, बहुत सारे फोर्स, तो उन सारे फोर्स का जो वर्क होगा वो वर्क केवल और केवल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझिए भाई, अगर बहुत सारे फोर्सेस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं तो वो कुल मिलाकर के केवल और केवल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। समझिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं भाई। तो यहाँ पे जब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात आई, और हमने अभी अभी कहा कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है जो ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये जो ब्लॉक है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक इस रोड पे ऐसे मूव कर रहा है, और इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। मान लीजिए हमने इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया f। अब पता है कि जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे और ये ब्लॉक यहाँ से एक डिस्टेंस मूव करके यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारा फोर्स इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, इसे एक्सेलरेट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी अगर बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, चेंज हो गई, तो जो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से चेंज क्या हो गया, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमने फोर्स लगा रखा है उससे कितना एक्सेलरेशन यहाँ डेवलप हुआ होगा, कहेंगे फोर्स अपॉन मास। समझिए, ब्लॉक कितनी डिस्टेंस चला गया, कहेंगे एस डिस्टेंस चला गया। ये बात भी सही है भाई। तो एस डिस्टेंस ये ब्लॉक देखिए मूव करके चला गया, तो हमने जो वर्क किया वो कितना वर्क किया भाई, हमारा वर्क तो इसमें एफ इंटू एस होना चाहिए। अब ये जो वर्क किया हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क कहाँ गया, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज हो गई, तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, इतना सा ये जो वर्क हो गया। अब इस वर्क को अगर हम कहीं ऐसे लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो यही है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, कैसे समझ सकते हो वो देखो भाई। अब मान लीजिए इसी ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे होते, ब्लॉक तो आपका इधर मूव कर रहा है, फोर्स आपने इधर लगा रखा है इस तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए ना। यानी यहाँ पर भी हम कैसा वर्क कर रहे हैं, हमारा वर्क तो यहाँ पे नेगेटिव है भाई, तो हमने नेगेटिव वर्क किया,
तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और जब हमने अभी पॉजिटिव वर्क किया था इस सिस्टम पे, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। यानी हमने जो वर्क किया वो सिस्टम में चला गया इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना भी वर्क होता है वर्क, वो सारा का सारा वर्क केवल और केवल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो वर्क डन जितना भी होगा वो कहा जाएगा, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी अगर अब हम बात करें कि थोड़ा सा और, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ रखा होगा। यानी इस पूरी इक्वेशन को अगर हम बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल एम यू स्क्वायर प्लस 2m_a_s हो गया। यानी ये जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है काइनेमेटिक्स में, इसमें हमने क्या किया, बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन के सामने आ गई। और अगर इसी को हम 2 से डिवाइड भी कर लें हर जगह, तो ये हो गया, देखो इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, m a into s, m a क्या हो गया भाई, फोर्स हो गया। तो ये देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हो गया। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब उम्मीद है कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया वो कैसा फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स था। तो जब भी, और सिंगल फोर्स यहाँ पे अभी तो हमने आपको दिखा रखा है, जबकि सिस्टम पे मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है भाई, और बात करते हैं थोड़ा सा। इतनी उम्मीद है कि इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यानी वर्क के डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था कि वर्क यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल क्या होता है, एफ डॉट डी एस। तो क्या पढ़ रखा था हम लोगों ने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ पे एफ क्या है भाई, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है, या हम इस फोर्स को अगर लिखना चाहें कैलकुलस के टर्म में, तो क्या लिख रहे होते, एम, और इसको लिखते डीवी अपॉन dt। और फिर क्या हो गया भाई, ये हो गया देखो ds। समझिए भाई, और अगर इसको हम यहाँ पे m को किनारे कर लें, इसे ऐसे अरेंज कर दें ds अपॉन dt और इधर लिख दें dv, तो ये भाई, तो ये हो गया देखो m। ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हम लोग ने तो बहुत बार लिखा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt हो गया वेलोसिटी। तो ये रहा देखो mv और dv हो गया। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें, कहें कि सिस्टम के पास इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई v, तो फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो dw इंटीग्रेशन क्या हो गया, w। और यहाँ पे m कांस्टेंट है तो किनारे की लीजिए। अब v को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2। लिमिट इसकी क्या है, u से v। तो देखिए ये इंटीग्रेट होकर के आ गया m, और लिमिट डाल दिया गया इसकी, तो ये रहा m बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये है वर्क, और वर्क इज इक्वल क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो डेरिवेशन है 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके स्कूल में पूछा जा सकता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन कीजिए। तो अभी तक केवल हम लोगों ने एक बात सीखी, क्योंकि हमने आपको एक ही बात बताई। क्या बताया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन जब हम लोग वर्क को एक्सप्लेन कर रहे थे, वर्क को डिस्कस कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने बात किया था कि जो फोर्सेस होते हैं वो फोर्स एनर्जी के बेस पे दो तरीके के होंगे। यानी फोर्स हमने आपको बताया था दो तरीके से, एक को बोल रहे थे हम कंजर्वेटिव, समझ गए, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरे को मैंने बोला था
नॉन कंजर्वेटिव। तो दो तरीके के फोर्स हो गए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? तो इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी मैंने बोला था, ये वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। यानी ये ऐसे फोर्स है जिनका वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको छत पे जाना है या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाना है छत पे, तो जाने के दो रास्ते होंगे। आप चाहे तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीढ़ियां आपको राउंड राउंड करके पहुंचा देंगे, या आप चाहे तो डायरेक्टली लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट से ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां जो आप पे लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? आपका अपना वेट, मतलब mg, और mg किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर हम mg के वर्क को कैलकुलेट करें, आपके वेट को के वर्क को कैलकुलेट करें, तो वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। यानी इनिशियली आप कहां थे? ग्राउंड पे। फाइनली कहां है? आप छत पे। तो आपका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल, एग्जैक्ट वर्टिकल, यानी सीढ़ियों पे घूमने वाला ये नहीं, जो बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकल हाइट आपने ट्रेवल की, बस वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। और कितना वर्क हुआ? -mgh, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गए जिनका वो रास्ते पे नहीं डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। और ऐसे बहुत सारे फोर्स, दो तीन तो हमने आपको बताए थे, नहीं बताए थे तो फिर जान लीजिए। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लिया था हमने, इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी नाम लिया था, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसके अलावा स्प्रिंग का नाम भी मैंने लिया था। कौन सा फोर्स हो गया? स्प्रिंग फोर्स। यानी ये सारे फोर्सेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सब कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इनका वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, इनका वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो इसके लिए हमने आपको बताया था फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन अगर लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका वर्क रास्ते पे डिपेंड करता है। समझिए, इसका वर्क रास्ते पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। तो दूसरा आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस फोर्स, यानी जैसे एयर रेजिस्टेंस है या कोई और फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस होते हैं, इनका वर्क भी रास्ते पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फोर्स कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। इसके अलावा जब लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ और फोर्सेस का नाम लिया था, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस का भी नाम लिया था। यानी अब वैसे तो अगर देखा जाए तो यही है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन अगर हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बात करें, अपने याद करने के हिसाब से इसी वे की बात करें, तो हम यहां लिख सकते हैं वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय कोई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय प्रेशर, या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, या कुछ और भी फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। ये सब मिलकर के क्या होगा? कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
यानी ये जितने भी फोर्स आप सिस्टम पे लग रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारे फोर्सेस का जो वर्क होगा वो कुल मिलाकर के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। यानी ये सारे के सारे फोर्सेस केवल और केवल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? केवल और केवल किसकी बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, वही हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, जैसे टेंशन है तो टेंशन का वर्क, स्यूडो फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, नॉर्मल एक्शन भी है तो वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन, कोई और इंटरनल फोर्सेस है तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, स्प्रिंग लगी हुई है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, प्रेशर भी है, वर्क डन बाय प्रेशर, और कुछ फोर्स अननोन फोर्सेस जो भी आप जानते हैं, जो भी सिस्टम पे लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का जो वर्क होगा, टोटल वर्क जो होगा, वो केवल और केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। तो इतनी सी बात आप क्लियर हो गई होगी। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं, इसको कैसे समझा जाए। तो इसे समझने के लिए देखिए भाई, अभी अभी हमने आपसे बोल दिया कि ये हमारे पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसका कितना है m, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, और इसको इस तरीके से हमने अपने हाथ पे रखा हुआ है। ठीक है, और स्प्रिंग यहाँ रिलैक्स पोजीशन में है, अनस्ट्रेच पोजीशन में है, ना तो ये कंप्रेस है ना ही इलोंगेट है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। अब जैसे ही अपने हाथ को हम सडन खींच लेंगे ऐसे, यानी अपने हाथ को जैसे ही रिमूव करेंगे, ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा। अब जब ये ब्लॉक नीचे गिर के जा रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसका वेट यानी mg, और इसके अपोज करने के लिए जो दूसरा फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स हो गया kx। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इसे रिलीज नहीं किया था उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। और जब ये मान लो अपनी फुल पोजीशन पे यहाँ पहुंच जाएगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, तो फिर से इसकी वेलोसिटी एक बार क्या हो जाएगी? 0। यानी यहाँ पे हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हमने स्प्रिंग को रिलीज नहीं किया था ब्लॉक को, उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ब्लॉक को हमने सडन रिलीज किया, ब्लॉक हमारा धीरे ऐसे गिर रहा होगा, जैसे ही गिर के अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंचेगा, यानी एक बार ब्लॉक मोमेंटली रेस्ट पे आएगा, देन ये ऊपर आना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना हुआ? हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0। और यहाँ इन दो फोर्सेस ने मिलकर के वर्क किया, तो लिखना चाहिए था हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया? स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पढ़ चुके हैं हम लोग वर्क में। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में गिर रहा है, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना है? x। तो ये वर्क हो गया भाई mgx। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो भाई 0 थी, क्योंकि ब्लॉक को मैंने रेस्ट से रिलीज किया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि ब्लॉक फिर मोमेंटली रेस्ट पे। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो मिला के हमें यहाँ पे mgx इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, और x यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया 2mg/x। यानी अगर हम सडन किसी ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 2mg/k। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या इस्तेमाल किया? वर्क एनर्जी थ्योरम। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आगे ये तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल।
अगले एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रखी है। ये जो स्प्रिंग है नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पे अनस्ट्रेच है, ना ही ये कंप्रेस है ना ही इलोंगेट। और यहां से हमने बोला ये कोई ब्लॉक है जो ये मूव करता हुआ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से v। अब v नॉट वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि जब ये ब्लॉक चल के आ रहा होगा और हमारी स्प्रिंग को इसने कंप्रेस कर दिया कितना x लेंथ, तो x लेंथ कंप्रेस करने के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। यानी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग compressed by distance x। कितना कंप्रेस हो गई x। तो यहां पर भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए भाई, हमने कह दिया ये जो ब्लॉक है मान लीजिए यहां तक ये इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर डाला, यहां कंप्रेस कर डाला क्योंकि अब ये जो ब्लॉक है ना वो स्प्रिंग के टच में आ गया। और यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। तो ऐसी कंडीशन में देखिए स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो गई। कितना कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, x कंप्रेस हो गई। और क्या हो गया कहेंगे, ब्लॉक की वेलोसिटी भी चेंज हो गई। पहले कितनी हुआ करती थी v नॉट, अभी कितनी हो गई, v हो गई। तो यहां जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यहां अगर हम देखें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है यानी स्प्रिंग स्ट्रेच होना चाहेगी, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्प्रिंग यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रही है और स्प्रिंग यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रही है, इसलिए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, हम कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग। अब अगर बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो कह रहे होते हैं हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये तो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिख रहे होते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से मिल गया देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और इससे अगर हम सॉल्व कर ले यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फिर हमें यहाँ सॉल्व होके मिल जाएगी। कितनी मिलेगी वेलोसिटी, तो ये हो गया v इज इक्वल टू अंडर v नॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर। यानी इतनी वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। कितनी बात समझ गए आप, कितनी सी चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया और फिर हमने कह दिया यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है 5 के, और इसकी जो हाइट हमने बताई वो हाइट हमने बता दी भाई 10 मीटर। समझ गए भाई।
और फिर हमने आपसे कह दिया इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, मान लो 30 डिग्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ, लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy of block at bottom of inclined plane is 360 जूल। यानी क्वेश्चन क्या है कि ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया और ये ब्लॉक स्लाइड करके हमारा कहां गया, नीचे, और नीचे जब यहाँ पे ब्लॉक पहुंच गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 360 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी 360 जूल है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। तो हम लोग कहते अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक इज एट रेस्ट, then initial kinetic energy या ब्लॉक will be zero। यानी हमें दिख रहा है कि ब्लॉक हमारा इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट से यानी रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होना चाहिए। ब्लॉक स्लाइड करके जब बॉटम पे पहुंच गया, ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे है, तो उस समय ब्लॉक के पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो 360 जूल है। कितनी है, 360 जूल। तो 360 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये स्लाइड करके नीचे आने के बाद तो हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखते वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखिए ब्लॉक हमें लौट करके हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। mg का फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें कौन सा लेना होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, 10। तो यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं भाई mg हो गया फोर्स इनटू h, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा। अब हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता नहीं है, इसका मतलब कितना फ्रिक्शन है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे हमने लिख दिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ आ गए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 360 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। m कितना गिवन है, 5। g हो गया भाई 10, h भी हो गया 10। तो 5 इंटू 10 इंटू 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 360। यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखें तो ये हो गया 360 माइनस 5। तो वर्क जो हमें मिलेगा 360 माइनस 400, मतलब माइनस 140 जूल। तो इस तरीके से हमने देखिए फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट कर लिया, जिसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन नहीं है। ठीक है भाई, कितनी डिस्टेंस स्लाइड करके आया वो भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्यों कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास में कैलकुलेट करने का तरीका है। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या इस्तेमाल किया गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गए होंगे, अब तो क्लियर हो गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज होती है। ठीक है भाई, तो फिर देखते हैं लोग, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और यहां जैसे ही आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा है
वही इस्तेमाल करेंगे, यानी यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो वर्क इज इक्वल क्या होना चाहिए, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क कैसे मिलेगा, कहेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो देखिए फोर्स कितना गिवन है हमें, 7I कैट प्लस 4J कैट प्लस 3K कैट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है हमको 2I कैट प्लस 3J कैट प्लस 4K कैट, यानी ये फोर्स वेक्टर हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, यानी 2 2 4 4 8 और ये रहे 3, इतने जूल हो गया। अब ये जो वर्क हुआ यही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी आंसर हमारा क्या होना चाहिए था 38 जूल। यहाँ पे देखो ये लिखा होगा, तो बस इतना ही वर्क हुआ, जितना वर्क हुआ उतनी ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is shown in figure, work done on body in first 2 seconds of the motion। कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्राफ नहीं बना हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। तो ये हो गया भाई ग्राफ, यहाँ पे 10 सेकेंड है और ये है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब इस ग्राफ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है 2 सेकेंड में, कितने टाइम पे निकालना है 2। तो अब देखिए जो ग्राफ बना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है, आपने पढ़ रखा होगा y इक्वल टू mx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, स्लोप कितना होगा 50/10, तो ये हो गया 5, और नेगेटिव भी होना चाहिए तो माइनस, और इंटरसेप्ट यहाँ कितना हो गया भाई 50, यानी ये जो वेलोसिटी मिले हमें हो गई -5t प्लस 50, यानी ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन करके यहाँ पे तैयार हो गई। अब बात करें हम, तो देखिए जब टाइम था हमारे पास 0, तो 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो लिखते एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या होगी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम को अगर हम 0 लिख दें तो 50 होगी। फिर अगला बात क्या है मामला, आफ्टर 2 सेकेंड लिखा हुआ है, यानी टाइम को अगर हम यहाँ 2 सेकेंड लिखते हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 10, यानी वेलोसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें देखो वर्क निकालना है तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालेंगे, यानी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। v क्या है फाइनल वेलोसिटी जो 40 मीटर पर सेकेंड है, मास गिवन है बॉडी का 10 kg, तो हमने लिखा भाई हाफ हो गया इंटू 10 हो गया इंटू 50 इंटू 50, माइनस लिखते हाफ m हो गया 10 और ये होता 40 इंटू 40, यानी 5 को करो बाहर, ये हो गया भाई 2500 और 2500 माइनस हो गया ये 1600, तो 9 बच गया 900 इंटू 5, ये तो ये भाई यहाँ पे कुछ गलत लिख गया, चलो कोई बात नहीं,
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 50 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50। तो ये थोड़ा यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था 40 into 40 और यहाँ होना चाहिए था 50 into 50। घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई। तो ये हो गया भाई 1600 माइनस 2500 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 4500 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी में हमने चेंज निकाला, वही हो गया वर्क डन। समझ गए भाई। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बॉडी ऑफ मास m start moving from rest along x axis so that its velocity varies as v is equal to a root s, where a is a constant and s is the distance covered by body. The total work done by all forces acting on the body in first t second after the start motion। यानी टाइम के फंक्शन में आंसर भी सब वैसे ही है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे दिया है वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को अगर हमने लिखा a रूट s, तो ये हो गया भाई ds अपॉन dt इज इक्वल टू a रूट s। तो ds अपॉन रूट s इज इक्वल टू होना चाहिए a dt। इंटीग्रेट कर डालो भाई इसको, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, ये इसकी पावर है ना हाफ। अब इंटीग्रेशन के लिए देखो इसको हम लिख सकते थे इसकी पावर माइनस हाफ, फिर ds। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब तो समझ में आ जाएगा भाई। चलो वेरी गुड। अब देखिए माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो क्या हो गया प्लस हाफ, समझिए भाई। और नीचे भी करोगे माइनस हाफ प्लस 1 तो होगा प्लस हाफ, यानी ये आना चाहिए 2 रूट s इज इक्वल टू 80। तो रूट s इज इक्वल क्या हो गया 80। तो यहां से हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। ये हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। अब डिस्प्लेसमेंट देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt यहाँ पे हो गया देखो a स्क्वायर बाई 4 को किनारे करो, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे आएगा 2t, यानी वेलोसिटी आपको मिल गई हाफ a स्क्वायर t। ठीक है भाई। अब वर्क इज इक्वल टू हम यहाँ पे कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दें तो फिर ये हो गया भाई हाफ m और वेलोसिटी कितनी है हाफ k स्क्वायर t, इसे स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1/8 m a की पावर 4 t स्क्वायर, यानी इतना सा वर्क हो गया। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, समझ गए। तो ये हो गया वर्क, और इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वेलोसिटी हमें गिवन थी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि आंसर चाहिए था हमको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या लिखा था वर्क फर्स्ट टी सेकेंड। समझ गए बात, यानी जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या थी जीरो, टी सेकेंड की बात किया तो जीरो से शुरू करें, तो जीरो टाइम पे क्या थी वेलोसिटी जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी ये लिखी हुई है। तो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू जीरो है, यही हो गया वर्क। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम लोग और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे बढ़ते आगे हम लोग,
तो यहाँ पर भी कुछ तो लिखा हुआ है भाई, लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of a spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with constant force at the maximum speed of the block is, कोई बात नहीं है, ये देखते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। यानी ये देखिए स्प्रिंग हो गई, रिलैक्स पोजीशन में है और यहाँ पे आपने इस तरीके से फोर्स लगा दिया और ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब ये फोर्स आपका जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो जब आप इसे पुल करके आगे ले जा रहे होंगे, मान लीजिए अभी आप कितना पुल करके ले x, तो यहाँ अगर हम और इस डायरेक्शन में फिर स्प्रिंग का फोर्स होगा, तो यहाँ अगर हम इस्तेमाल करें और ब्लॉक की वेलोसिटी है मान लो यहाँ आकर के v, तो इस्तेमाल करें वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी F इज इक्वल टू लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब x डिफॉर्मेशन हुआ, तो x डिफॉर्मेशन के लिए स्प्रिंग का वर्क कितना होना चाहिए भाई, तो लिखते हैं -12 kx²। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और कितना होना चाहिए, Fx इज इक्वल टू हम लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब 12 mv²। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या मिलेगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। लेकिन सोचो अभी हमारा फोर्स ज्यादा है क्योंकि डिफॉर्मेशन 0 से शुरू हुआ है, तो ये फोर्स ज्यादा है और स्प्रिंग का फोर्स क्या है, कम। समझ गए, तो नेट फोर्स किधर हो गया, F की तरफ। जैसे जैसे ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा डिफॉर्मेशन बढ़ रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा होगा, और इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और ये नेट फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और नेट फोर्स 0 को ही कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स 0 को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब स्प्रिंग फोर्स होगा इक्वल टू F यानी एक्सटर्नल फोर्स। तो इस कंडीशन में डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, हम कहेंगे F/K होना चाहिए। अब अगर F/K की वैल्यू यहां पे लिखें हम, तो ये हो गया हाफ के F/K स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस F हो गया, x को फिर लिखा F/K इज इक्वल हो गया हाफ mv²। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये है, यहाँ पे हो गया F²/2k, F²/k, तो ये माइनस होने के बाद आपको मिलेगा F²/2k इज इक्वल टू हाफ mv²। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ पे हो गई F/√mk, यानी ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या होगी ये, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अभी ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा। इस मोमेंट पे आने के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। आफ्टर विच जब डिफॉर्मेशन और बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा हमारे फोर्स से, फिर रिटार्डेशन शुरू होगा, फाइनली फिर ब्लॉक कहीं जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो इस मोमेंट पे ये होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने,
क्या लिखा है, फोर्स एक्स on 2 kg object so that its position is given as function of time 3t square plus 5. What is the work done by this force in first 5 seconds? तो कोई बात नहीं, देखिए हमने गिवन क्या है, मास और टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 5 हम कैलकुलेट करेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना हो गया, 60 प्लस 0। तो वेलोसिटी हमें मिल गई यहाँ पे 6t। कितनी वेलोसिटी मिल गई, 0, यानी 6t मिल गई। अब अगर हम बात करें फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या लिखेंगे, 0। तो वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, 0। 60 है ना, टाइम 0, तो वेलोसिटी 0। फिर अगर हम बात करें फॉर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए t इक्वल क्या लिखेंगे, 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड गिवन इन न्यूमेरिकल, ये रहा देखो। अब टाइम की जगह पे 5 लिखेंगे तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। देन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया हाफ, और मास गिवन है 2 kg, तो ये हो गया 2। वेलोसिटी हमने भी कैलकुलेट किया 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो, और इनिशियल वाली क्या है, 0, तो आंसर आ गया 900 जूल, यानी ऑप्शन बी सही होना चाहिए। तो ये हो गया इतना सा वर्क, ठीक है भाई। तो फिर देखते हैं कि अब इससे आगे क्या है, समझ गए भाई, इससे आगे क्या है। तो इससे आगे के लिए ये आ गया, देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है, पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसेस फोर्स गिवन बाय 3i cap minus 12j cap undergoes displacement of t 4i cap। A particle at kinetic energy of 3 joule at the beginning of the displacement, what is the kinetic energy at the end of displacement? कोई बात नहीं है भाई, हम लोग फिर लिख रहे होते हैं यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया के इनिशियल प्लस वर्क। अब वर्क क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स यहाँ पे हमें गिवन है 3i कैप माइनस 12j कैप, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है भाई 4i कैप। तो वर्क यहाँ पे हो जाएगा 12 जूल। कितना वर्क हो गया, 12 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 1, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 3 जूल। 3 जूल, तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज, यानी यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत इजी भी होती है। अब देखिए फिर कुछ आ गया। अब देखा है पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स दैट varies with distance traveled by particle as shown in figure। Kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर, बिल्कुल सही। अब देखो भाई, तो ये ऐसे बना हुआ है भाई, यहाँ पे 1 2, ये रहा 3, ठीक है भाई। यहां पर भी है 1 2 और ये 3, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है। समझ गए भाई। अब देखिए इस ग्राफ में हमें कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 3 मीटर। तो कोई बात नहीं,
देखिए यहां से जब ये चल के गया तो ये फोर्स और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है भाई वर्क। तो एक एरिया तो हमको ये दिख रही है ना ये A1। और दूसरा अगर बात करें तो ये ट्रिपेजियम दिख रहा है, ये कितने एरिया है A2। तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या होना चाहिए A1 प्लस A2। ये वर्क तो हो गया भाई 2 into 2। और इधर अगर इस एरिया की बात करें तो ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड तो हो गई 3 और ये साइड हो गई 2। तो 3 प्लस 2 और सेपरेशन हो गया 1। तो 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी यहां से क्या मिला हमको 4 और ये मिला 2.5 यानी आंसर हो गया 6.52। ये है वर्क। कैलकुलेट क्या करना है हमको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की वो कितनी होगी फिर 6.52 यानी जितना वर्क हुआ वही काइनेटिक एनर्जी होगी एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग फिर देखते हैं कुछ और। तो आगे के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप इतनी देर समय निकाले। और बाकी की चीजें अभी कुछ और भी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने और ये वैसे भी फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो अभी इसमें और बहुत कुछ होने वाला है तो वो सारा कुछ फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।